नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में चल रहे हैं और अब हमारा करंट टाइम पीरियड क्या चल रहा है अभी 6 सेंचुरी बीसी से 326 बीसी। ये वो समय है जहां पर आपका वैदिक एरा जो है वो खत्म हो चुका है और ये ट्रांजिशन ले रहा है किस चीज़ में, एक किंगडम का जो फॉर्मेशन का समय है उसमें ले रहा है। ठीक है, जनपद बन रहे हैं, जनपद महाजनपद बन रहे हैं, महाजनपद आपका किंगडम का रूप ले रहे हैं और मगध जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर निकल चुका है। तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं। इस पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं या 3 पार्ट में हमने इन घटनाओं को कैटेगराइज किया हुआ है। जो पहला है वो डायनेस्टी का जो मैंने जो पॉलिटिकल विंग है, मैंने पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा था वो हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। फॉरेन इन्वेजन्स क्या हो रहे थे सिकंदर और डायरियस का, वो भी हमने देख लिया है। तीसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बचता है दैट इज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर से शुरू करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को और हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसका भूमिका बांधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मतलब जो वो ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की जरूरत पड़ा, मतलब क्या उस समय का सिचुएशन था, सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था, क्या लोग चाह रहे थे और क्या गलत हो रहा था जिस कारण से इस तरह की भावनाएं लोगों के मन में उत्पन्न हो रही है कि हम लोग वैदिक रिलीजन को छोड़ करके दूसरा एक रास्ता पकड़ें। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं और दोस्तों से सब सब्सक्राइब करवाएं। जो पहली बार आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, जो बार बार आ रहे हैं उनको महा वेलकम। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो भूमिका बांधने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो हमको देखना है, पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन जो है उस किसको कहा गया है, 6 सेंचुरी बीसी का जो समय है पोस्ट वैदिक एरा से लेकर के आपका जो 326 बीसी तक का समय है या 3rd सेंचुरी बीसी तक का जो समय है, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। क्यों बोला गया है इसको पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन? क्योंकि इस काल में क्या हो रहा था ना कि बड़े बड़े सिटीज़ का जो है वो राइज हो रहा था। ठीक है, जो हम देख चुके हैं कि बहुत सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, सभी के बारे में हमने देख लिया, उनके लोकेशन भी देख लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे जन थे वो जनपद बन रहे थे, जनपद जो हैं वो मिल करके महाजनपद बन रहे थे। तो 16 महाजनपद फाइनली निकल के आए थे, राइट। तो क्या हो रहा है, सिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रुपिंग हो रहा है। ठीक है, और एक अलग टाइप का आप क्या बोल सकते हैं उसको, पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस काल को क्या कहा गया, सेकंड पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। अगर ये पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन है तो पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब था, ये सवाल हमारे मन में उठता है। तो पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डेवलपमेंट हुआ था उस समय को बोला गया। समवेयर अराउंड 3000 बीसी से 2500 बीसी 2000 बीसी के अराउंड का जो समय था दैट वाज पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन, क्योंकि उस समय हम लोग सिटी लाइफ देखने के लिए मिल रहा था, राइट। उसके बाद थोड़ा दिन तक मतलब शांत रहा, इस जो हमारा अभी हिस्ट्री में लिखा हुआ उसके हिसाब से कि उस समय कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल एक चलता रहा और फिर एक जो है अनदर जो पॉलिटिकल चेंजेस होता है अपने इंडिया में वो देखने के लिए मिलता है, राइट। तो पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो 6 सेंचुरी से 3rd सेंचुरी बीसी तक है। इसको पोस्ट वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं आप, पोस्ट वैदिक पीरियड बोल सकते हैं, राइट। ये जो बुद्धा भी बोल लेते हैं क्योंकि बुद्ध का इसमें जन्म हुआ था और बुद्धिज़्म का काफ़ी पॉपुलर चेहरा हमारे सामने आता है, कैसे अशोक हैं जो चीज़ों को फैलाते हैं, इस तरह की बातें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मतलब ये सब पहले पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये उसमें देखने के लिए मिलता है ना कि 62 रिलीजियस सेक्ट जो हैं वो एराइज हुए। अब ये क्या होता है कि हमारे अब हिंदू धर्म में आप देख रहे होंगे कि हर कम्युनिटी में ना, माने हर अगर जाति वाइज देख लीजिए या कम्युनिटी वाइज देख लीजिए, ठीक है, कि वेस्टर्न यूपी का जो एक कल्चर है वो हमारे बिहार के कल्चर से अलग है या बिहार का कल्चर जो है वो राजस्थान के कल्चर से अलग है। तो हर जगह है ना अपना अपना एक कल्चर चलता है, राइट। तो उसी बेसिस पे 62 कल्चर्स जो हैं उस समय देखने के लिए प्रोमिनेंसी में आ रहे थे। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुए, बहुत ज़्यादा 2 ही हुए, लेकिन कुछ कुछ जो हैं और भी जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे वो हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर पॉइंट है, न्यूमरस रिलीजियस सेक्ट एरोस, ये 62 का एक नंबर दिया हुआ है। ये नंबर कोई नहीं पूछेगा, नंबर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये समझना है कि मतलब 62 जो हैं सेक्ट्स वो एराइज हो रहे थे उस टाइम पे, राइट। कहीं कहीं पर एक जैन लिटरेचर है उसमें 363 भी देखने के लिए मिलता है कि 363 जो हैं सेक्ट्स जो उस समय एराइज कर रहे थे। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ का नाम जो इंपॉर्टेंट वंस है दैट इज अजीविकास, निग्रंथास एंड जातिलकास। ठीक है, और ये इनका लोकेशन क्या था, मिडिल गंगेटिक प्लेन में इनका लोकेशन था। इस जगह पर ये जो सेक्ट्स हैं वो राइज कर रहे थे, राइट। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, JNB इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेयर द इंपॉर्टेंट सेक्ट्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से निकल का है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वही आज के डेट में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और भी रहे होंगे, लेकिन वो समय के साथ लुप्त हो गए, मैंने काल के मैंने जो होता है ना एक काल में कहीं खो गया ऐसा समझ लीजिए, राइट। तो बेस्ड ऑन, और ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो किसी पर बेस्ड था, एसेटिक ऑर्डर पर। एसेटिक ऑर्डर क्या होता है, ASCE होगा यहाँ पे,
ठीक है। एसेटिक ऑर्डर क्या होता है? एसेटिक इज लाइक कि आपने मोह माया छोड़ दिया, परिवार संपत्ति सब छोड़ करके जो एक लाइफ होता है ना बौद्ध भिक्षुओं का, या फिर हमारे में भी हिंदू धर्म में भी आपका जो होते हैं ना भिक्षु लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। परिवार जमीन जायदाद सब छोड़ करके सिर्फ उनका शरीर ही एक प्रॉपर्टी होता है जिसको वो अंतकाल तक रख के चलते हैं साथ में, नहीं तो कुछ उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो उस तरह की जो लाइफ होती है उसको एसेटिक ऑर्डर कहते हैं, और भाईचारे पे ये बेस्ड था ये दोनों, राइट। इसमें जो इस काल में मैंने इस जो पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टीचर्स में आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जो थे वो तो बाय डिफ़ॉल्ट थे, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स को लीड कर रहे थे। इनका नाम क्या था? पुराण कश्यपा, मखाली घोषाल। मखाली घोषाल का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आजीविका सेक्ट का फाउंड किया था। ये आजीविका सेक्ट, आजीविका का ये फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। जब भगवान महावीर अपना घर वार त्याग करके जब इसके लिए निकले, पेनेंस के लिए निकले थे, तो इनके साथ मखाली घोषाल जी भी निकले थे, बट कुछ कारणों से इनके बीच में अनबन हुई और इनके रास्ते अलग हो गए। तो एक जैन धर्म में आगे बढ़ते चले गए और दूसरे जो हैं वो अपने अलग ही एक सेक्ट खोज लिया। अगला नाम किनका है? अजीत केशकम्बलिन, ठीक है। अजीत केशकम्बलिन, राइट। निगंथा नाथपुत्ता, संजया बेलाथा पुत्ता, राइट। तो इस तरह का नाम था, तो उस टाइम में चलता था, थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है इस तरह के नामों में, बट मोटा मोटी आप समझ गए कि इन ये जो हैं टीचर्स थे किस समय के? उस काल के जिस काल में आपका पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन हो रहा था, ठीक है। और ये काल कब था? 6th सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी BC। अब ये जो आप समझिए कि ये जो रिलीजियस सेक्ट्स राइज कर रहे थे, या जैनिज्म बुद्धिज्म का जो राइज हुआ, ठीक है, वो क्यों राइज हुआ ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो कुछ है रीजंस देखेंगे। कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, मैंने क्या ऐसा ज़रूरत आन पड़ा कि जो अपना वैदिक रिलीजन था उसको छोड़ करके लोग दूसरे धर्मों में माइग्रेट करने लग गए, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं जब भी पॉइंट्स लिखता हूँ ना, तो मोस्टली मेरी जो रेड लाइन देख रहे होंगे आप, ये वाला रेड लाइन, इसके जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है हमारा इन्फॉर्मेशन चलता है, ठीक है। तो ये अपना पहला हो गया, और अहिंसा वाला जो है ये अपना लास्ट हो जाता है, राइट। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, तो आप ये समझिए कि उस समय सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहा होगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रीज़न था उस टाइम का, दैट वाज कि जो ओरिजिनल रिलीजन था, जो वैदिक रिलीजन था, उसमें क्या हो रहा था ना कि इम्प्योरिटी आ रहा था। इम्प्योरिटी कहने का मतलब उस समय जो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म जो था वो लॉस्ट होता जा रहा था। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, कोई सा भी धर्म ले लीजिए, आज के डेट में भी ले लीजिए, हर धर्म में किसी न किसी प्रकार का आपको बैकवर्डनेस टाइप का चीज़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बैकवर्डनेस चीज़ देखने का क्या मतलब है कि उसमें जो ओरिजिनल प्योरिटी थी वो लॉस्ट हो चुकी है, और कुछ कुछ चीज़ें जो है मतलब XYZ चीज़ें जो है उसमें घुस चुकी हैं और लोग उसको मान रहे हैं, राइट। वो मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो पहला रीज़न, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही रहा उस समय कि वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इज ओरिजिनल प्योरिटी। जो वैदिक फिलॉसफी हमने पढ़ा था, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, उसका ओरिजिनल प्योरिटी खत्म हो चुका था, ठीक। तो ओरिजिनल प्योरिटी खत्म हो चुका, तो कैसे देखने के लिए मिलता है? तो उसका एक एग्जांपल ये है कि कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेक्रीफाइसेस जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे। इस कारण से क्या हो रहा था कि जो कॉमन पीपल, उनके लिए चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही थी, ठीक है। अब कोई आदमी है, उसको मैं बोल दूं कि भाई तुम्हारी मैं शादी करवा दूंगा, ठीक है, उसके लिए तुम्हारा शादी का खर्चा 50 लाख रुपए आना चाहिए। अब ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। अगर यही मैं बोलूँ कि 1 लाख में तुम्हारी शादी करवा दूंगा, राइट, तो वहाँ पर जो है आपके सबके सब आ जाएंगे। तो इस तरह की बातें उस समय चल रही थी कि एक्सपेंसिव चीज़ें जो है वो कॉमनर्स एफर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो कि आपके वैदिक प्रैक्टिसेस में घुस चुके थे। और वो क्या थे? 2 हैं। एक तो रिचुअल था, हाई फाई रिचुअल्स होने चाहिए, सबको बुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, तो इतना पैसा सबके पास नहीं होता है। और दूसरा क्या था? सेक्रीफाइसेस था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें एक जब वैदिक पीरियड की जो टीचिंग्स है उसमें आपका एक आता है उपनिषद। तो उपनिषद की टीचिंग जो है इनसे अलग थी, राइट। उपनिषद की टीचिंग जो लेटर वैदिक पीरियड का या वैदिक पीरियड का जो टीचिंग था उससे अलग थी, बट ये काफ़ी हाईली फिलोसफिकल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या लिखा हुआ है इसमें,
राइट। अगर किसी को पता हो कि मतलब आज के डेट में आप समझ लीजिए कि एक जो है जो बाइडन साहब आकर के दिल्ली में भाषण दे रहे हैं और एक नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भाषण दे रहे हैं दिल्ली में, किसका भाषण आपको ज़्यादा समझ पाएंगे आप, किसका भाषण से ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे? तो आपको लगेगा कि यार नरेंद्र मोदी इस मतलब हमारे जैसा बोलने वाला आदमी है, दिखने वाला आदमी है, तो उसका ज़्यादा भाषा का इफेक्ट होगा, भाषण का इफेक्ट होगा, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ भी हैं कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लोगों को सिंपल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सिंपल चीज़ें आपको कहाँ मिल रही थी? वो आपको इनमें नहीं मिल रही थी। कहाँ नहीं मिल रही थी? पहला तो लेटर वैदिक पीरियड का जो प्रैक्टिसेस था वो, और दूसरा आपका उपनिषद का जो टीचिंग था वो, उपनिषद का टीचिंग में भी उसको हाईली फिलोसफिकल मिल रहा था। इस कारण से क्या हुआ यहाँ पर कि रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया जो है ये हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा था कि आयरन के मिलने से, कॉपर के मिलने से जो है नया एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो रहा था, क्योंकि इंप्लीमेंट्स अच्छे अच्छे बन पा रहे थे। तो जैसे ही न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है तो लोग ज़मीन से अटैच होने लग गए। अब आपने उसकी खेती बाड़ी तो करनी है ना, खेती बाड़ी आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इंप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। इंप्लीमेंट्स तो आ गए, लेकिन इंप्लीमेंट्स को खींचेगा कौन? आदमी थोड़ी ना खींचेगा। इंप्लीमेंट्स को खींचेगा कौन? बैल खींचेगा। ठीक है, तो ब्लॉक वाज यूज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कौन यूज़ होता था? ब्लॉक यूज़ होता था। अब वैदिक प्रैक्टिसेस में क्या था कि एनिमल का सेक्रीफाइस था। इससे क्या हो रहा था? कैटल वेल्थ जो है वो कम हो रहा था। मान लीजिए हमारे पास कैटल है और उस सामने वाला कोई बोलता है कि भाई तुमको इसका सेक्रीफाइस करना है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा ना, यार ऐसे तो मैं खेती करता हूँ, इसको कैसे मैं मार डालूँ, राइट। तो इस तरह की बातें उस समय हो रही थी। और क्या हो रहा था? न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज हो रहा था। न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का राइज हो रहा था। ठीक है, इससे क्या हो रहा था? सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही थी। सोशल इनइक्वालिटीज़ मतलब किसी के पास ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रहा है, किसी के पास कम आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? अब आज के डेट में भी यही चल रहा है, सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। पैसा वाला पैसा माने और पैसा वाला होते जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इस तरह की बातें अभी भी ट्रू हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा था? माइजरी और सफरिंग देखने के लिए हमको मिल रहा था। लोगों में माइजरी सफरिंग देखने को मिल रहा था, और लोग चाह रहे थे कि भाई जो पहले का समय था ना, वो जो अपन कबीले में चलते थे, ठीक है, और चीज़ों को लूटते पड़ते चलते थे, वही ज़्यादा बेहतर था। तो वो लोग प्रिमिटिव फॉर्म में जाना चाहते थे। उनको ये सोशल लाइफ जो अभी का है ये पसंद नहीं आ रहा था। ऑल्दो देखा जाए टेक्नोलॉजिकली अब साउंड हो रहे थे, सबके पास पैसे आ रहे थे, बट जो इनइक्वालिटीज़ है वो उनको फोर्स कर रहा था कि हम लोग कुछ ना अलग रास्ता एक रखते हैं, ये जो चल रहा है ये पसंद नहीं आ रहा है, राइट। इसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ वर्ण सिस्टम जनरेटेड टेंशंस। ठीक है, चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और हमने इसके बारे में देखा भी है। तो वर्ण सिस्टम में क्या हो रहा था कि दो वर्ण थे यहाँ पर, क्षत्रियास एंड वैश्यास। ठीक है, इन दोनों को समस्याएं आ रही थी। क्या समस्या आ रही थी? क्षत्रियास जो है, मैंने क्षत्रियास वेयर पावरफुल, उनके पास वीपन्स था, वो मार काट जानते थे। ठीक है, उनको ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था उस टाइम पर, जो रिचुअल्स में डोमिनेट करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा का ये डिमांड करते थे, या कुछ भी रहा होगा उस टाइम पे, उससे जो क्षत्रियास हैं वो नाखुश थे कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हम हैं, हमारे सामने वो जो है वो बोले जा रहा है, तो उनको पसंद नहीं आता था, एक चीज़। दूसरा चीज़, वैश्य जो थे, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका सोशल स्टेटस काफ़ी नीचे था। ट्रेड जो है, हमने बात किया था ना कि जो मगध है वो एकदम ट्रेड का जो रूट था उसके बीच में बसा हुआ था मगध, इसलिए उसका जो प्रोस्पेरिटी है वो मैनीफोल्ड बढ़ता चला गया। तो ट्रेड तो बढ़ता चला गया, लेकिन उसके जो ट्रेड करने वाले जो लोग थे, वैश्यास लोग जो थे, उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव नहीं हो रहा था। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना धन दौलत संपत्ति आ चुका है, फिर भी हम वैसे ही मतलब नीचे वाले कास्ट माने जा रहे हैं, या हमें नीचा दिखाया जा रहा है, इस तरह की बातें उस समय चलती थी। ठीक है, तो ये दो जो वर्ण सिस्टम को जो है, ये दो वर्ण जो हैं वो चैलेंज कर रहे थे, राइट। आखिरी पॉइंट क्या था इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा अट्रैक्टेड पीपल। अब क्या था कि मारकाट बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, चूँकि विपन्स आ गए थे, तो उस समय ना मतलब लड़ाइयाँ ज़्यादा चल रही थी कि महाजनपद सब जो हैं वो आपस में, हमने देखा कि कैसे एक दूसरे कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अजातशत्रु जो है 16 साल लगा देते हैं आपका उसको वज्जी ट्राइब को पूरा कंट्रोल करने में, राइट। काशी पे अटैक कर देते हैं, काशी पर फुल कैप्चर कर लेते हैं, कोसाल को फुल कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, अवंती से के चक्कर में वो अपना फोर्ट बनवा देते हैं। तो उसमें मारकाट बहुत ज़्यादा मच रहा था। तो इस मारकाट से लोग परेशान हो चुके थे, एंड दे वांटेड कि कुछ अहिंसा टाइप की बातें की जाए, और जो लोग अहिंसा की बातें किए वो लोग
मैंने उनका जो बताया गया एक रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एंड दैट वाज जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो ये हमने भूमिका बांध दिया है कि उस समय जो जो बातें चल रही थी इंडियन सोसाइटी में वो किस तरह की बातें चल रही थी, राइट। तो अगले पार्ट में हम एक ही, थोड़ा लंबा हो सकता है, ये वाला शॉर्ट ही रखेंगे, मतलब यहाँ पर अब ये ख़त्म हो रहा है ये वीडियो, बट इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ जैनिज़्म, वो मैं एक ही पार्ट में कवर कर दूंगा। आई गेस 40-45 मिनट में हो जाना चाहिए, कोशिश करूँगा जल्दी करूँ, राइट। तो ये हमारे काम की चीज़ें हैं, जो भी आंसर लिखना चाहते हैं उनके लिए सफिशेंट पॉइंट्स हैं आपको ये बताने के लिए कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज हुआ उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था, ठीक है। तो कारण हमने देख लिया, और इससे पहले हमने क्या देख लिया कि सेकंड पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या क्या जो है रिलीज कौन कौन से रिलीजियस सेक्ट टाइप की बातें जो क्या हो रही थी वो ठीक है, और अपना कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स के नाम, कौन कौन से सेक्ट्स राइज हो रहे थे, वो तो सब हमने बातें कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जैनिज़्म पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।